जी अस्सलाम वालेकुम। निकाल लें पेज नंबर अच्छा अभी पेज नंबर 38 तो जा चैप्टर 4 का निकालने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 38 चैप्टर 4 का, उसमें हमने क्या पॉइंट था आखिरी, ही इज़ अ सिटीजन ऑफ, और किसी और मुल्क में मौजूद नहीं है फॉर मोर देन वन, या फिर हु इज़ ए, और साथ उसके नॉन रेजिडेंट भी नहीं है किसी और कंट्री। सेक्शन 15A। फॉलोइंग डिडक्शंस, भाई एक नोट्स की कॉपी जरा मुझे भी ला दो उन्हें को। फॉलोइंग डिडक्शंस शैल बी अलाउड अंडर द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर ये खर्चे माइनस करने की इजाज़त है। एक्चुअल रिपेयर माइनस करेंगे या रिपेयर अलाउंस माइनस करेंगे? रिपेयर अलाउंस। अगर घर की इंश्योरेंस करवा ली है वो भी माइनस करेंगे। कोई भी लोकल गवर्नमेंट को रेट, टैक्स, चार्ज और सेस पे किया और प्रॉपर्टी के ऊपर या रेंट के ऊपर, वो भी माइनस करेंगे। ग्राउंड रेंट जो आप पे कर रहे हैं वो भी माइनस करेंगे। ग्राउंड रेंट का मतलब फ़ौरन जहन में आ जाना चाहिए कि वसीम अकरम ने शाहिद अफरीदी को अपनी लैंड दी, शाहिद अफरीदी ने उसके ऊपर घर बनाया, और शाहिद अफरीदी जो घर का किराया ले रहा है सरासिफ से, उस किराए के कमाने के लिए ग्राउंड का रेंट पे कर रहा है। अच्छा, ये केबल भी ले आओ इसकी चार्जिंग वाली, वही मोबाइल वाली चल जाएगी, साथ ही वो टेबलों में पड़ी हुई है। अगर एक घर आपने तामीर किया विद अ कैपिटल, कैपिटल सुना तो लोन, पॉइंट ही पढ़ने पहले, इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं पैसे बोरो करने पे घर तामीर कराने के लिए, वो भी खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, तामीर की है, रिकन्स्ट्रक्ट की है विद पैसा कंट्रीब्यूटेड बाय हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, देन द इंटरेस्ट माइनस करने की इजाज़त है। उसके बाद अल्लाह अकबर, ये तो बहुत आपके लिए गुड न्यूज़ है, खुशी की खबर है कि आप लोगों ने ये जो आगे 4-5 दिन आ रहे हैं, आप लोगों ने तो पढ़ पढ़ के लुट मचा देनी है। ईद की तो दूसरे दिन ही लोगों से जाके गले मिल रहे हो तो लोग कहते हैं भाईजान चलो भाई होगी कल, कल से ईद, चलो। तो वो तो छोटी ईद में तो दूसरे दिन ही लोग आपको लिफ्ट नहीं कराते, तो आपने तो पढ़ पढ़ के लुट मचा देनी है। और घर वाले भी 1-2 टाइम प्रोटोकॉल का खाना देते हैं, फिर उसके बाद अपनी तरह ही ट्रीट करते हैं आप लोगों को। ये तो हमारे जैसा ही था। तो ये तो माशाल्लाह बहुत खुशी है। साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, 32 दांत नजर आने चाहिए। जहाँ कोई प्रॉपर्टी मोर्टगेज के ऊपर दे दी है, यानी गिरवी रखवा दी है, और तो उसका इंटरेस्ट जो बैंक को पे किया है वो भी खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त है। इसके अलावा अगर आपने कोई एडमिन और रेंट कलेक्शन चार्जेस, लफ्ज़ याद करें, एडमिन और रेंट कलेक्शन चार्जेस, वो एक्चुअल या 4% ऑफ लोअर ऑफ माइनस करने की इजाज़त है। अगर इसके अलावा आपने कोई लीगल चार्जेस वगैरह पे किए हैं टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी और एनी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन कोर्ट, कोई लीगल चार्जेस आपने पे किए हैं, समीउल्लाह को बुलाओ, कोई लीगल चार्जेस आपने पे किए हैं टाइटल डिफेंड करने के लिए किसी प्रॉपर्टी का, या कोई भी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन कोर्ट वो चल रहा है, उसके भी आपने जो है वो खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाज़त है। जब रीज़नेबल ग्राउंड्स हों ये बिलीव करने के लिए कि रेंट पे नहीं हुआ, रेंट पे नहीं हुआ यानी रेंट रिसीवेबल था और पे नहीं हुआ। जो मैंने आपको ईमेल किया ना बुक, उसमें से अदर सोर्स का चैप्टर का प्रिंट लेके आ जाओ, उसका पेज नंबर 1 2 3 लगा देना, पेज नंबर कोई और लगे होंगे, 1 2 3 सबके लिए कॉपी कराना है। एनी एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर डिराइविंग रेंट हो गया, लीगल चार्जेस हो गए। जब रीजनेबल ग्राउंड्स को बिलीव करने के लिए कि अनपेड रेंट इज इरिकवरेबल, तो फिर बैड डेट माइनस करने की इजाज़त है। एन अलाउंस इक्वल टू अनपेड रेंट, अनपेड रेंट का मतलब होता है बैड डेट। मोबाइल इस्तेमाल कर लें हाइब्रिड में आप, फिर मैं पढ़ा लेता हूँ बाद में, आप साइड पे रख दें, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उल्टा करके रख दें वरना ये नज़र पड़ती रहेगी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, टेनेंसी वॉज बोनेफाइड, टेनेंसी इसकी ओरिजिनल होनी चाहिए
डिफॉल्टिंग टेनेंट ने वो घर छोड़ दिया है या स्टेप्स लिए जा चुके हैं घर को छोड़ने के लिए, एंड डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, और जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो आपकी किसी भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं है, कोई भी आपका और घर है वो छोड़ दिया हुआ है और ओनर ने आपके उसके खिलाफ केस शुरू कर दिया है, या उसने कहा कि अगर तुम मेरे खिलाफ केस शुरू करोगे तो तुम हो गई नहीं दुनिया में, तो तुमने क्या केस करना है, आप डर गए। तो और अनपेड रेंट को पास्ट में इनकम में लेके जा चुके हैं और उस पर टैक्स भी पे किया जा चुका है। जब कोई अनपेड रेंट बैड डेट में चला जाए, असल में ये पॉइंट जे की कंटिन्यूशन में ही है, जब कोई अनपेड रेंट बैड डेट में चला जाए और बाद में वो रिकवर हो जाए, तो रिकवर हो जाए तो खुशी होगी, तो खुशी को कहाँ डालेंगे, इनकम में, चार्जेबल। जी क्या चीज, हाँ जी, पर्सन क्या, उसमें सब आ रहे हैं कि सिर्फ वो एक ही बंदा आ रहा है, किस पॉइंट में, ये पॉइंट नहीं जे में ये वाला वेयर रीजनेबल ग्राउंड्स, इसमें जे में कौन सी लाइन, सर ये ऊपर पर्सन था वर्ड, देख लें ढूंढ ले जहाँ है तुम, ये है प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, यानी ओनर की और कोई प्रॉपर्टी आपके कब्जे में ना हो जिसने आपको घर किराए पे दिया हुआ था। यहाँ पर्सन से मुराद कौन है, ओनर, ओनर की और कोई प्रॉपर्टी आपके कब्जे में ना हो। ऐसा हो सकता है ना एक से ज़्यादा घर उसने आपको दिए हों किराए पे, बीवी नंबर 1 के लिए, बीवी नंबर 2 के लिए। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 3, वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड टू, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट था, ये साथ वाले को मुस्कुराते हुए पढ़ना है हमने। वेरा, कॉपी करा लिया, मैं कॉपी करा के मुझे दिखाना पहले। वेरा डिडक्शन इज अलाउड फॉर एन एक्सपेंडिचर, वेरा डिडक्शन इज अलाउड फॉर एन एक्सपेंडिचर, और उस बंदे ने वो लाइबिलिटी पे नहीं की, और उस बंदे ने नहीं, इसको पेज नंबर लगाओ ना नीचे, 1 2 3, तो पूरा चैप्टर नहीं है। हाँ मुझे कैम स्कैन कॉपी भेज दो, मैं उधर से देख लूंगा, फिर सबके लिए कॉपी करा लो। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एन एंड द बंदा हैज नॉट पेड द लाइबिलिटी विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, बोले आइन विच, बोले आइन बोले आइन विच द डिडक्शन वॉज अलाउड, द अनपेड लाइबिलिटी, वापस आ जाए पाकिस्तान में, द अनपेड liability shall be added in the income in the first year following the end of 3 years, और where a liability is added in income as above and the banda has paid the liability, it shall be allowed as deduction in the year in which it is paid, जिस साल वो पे की गई। पॉइंट नंबर 5, any expenditure allowed a deduction under this head shall not be allowed under any other head, कोई भी एक्सपेंडिचर जो इस हेड में डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो गया वो किसी और हेड में अलाउ नहीं होगा। आपने इंश्योरेंस पे की है फॉर हाउस विच वॉज रेंटेड आउट, जो आपने किराए पे दिया हुआ, ₹30, इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हुए और इनकम प्रॉपर्टी निकालते हुए आप खर्चे माइनस करेंगे। लेस का साइन क्या है, बिजनेस की सेल में से खर्चे माइनस होते हैं और इनकम प्रॉपर्टी में रेंट।
ये 30 कहाँ माइनस करेंगे आप? यहां पे। ये 30 कहाँ माइनस करेंगे? यहां पे। An expenditure allowed as deduction under this head shall not be allowed under, जो एक्सपेंडिचर आपने इस हेड में किया है वो किसी और हेड में तो माइनस ना कीजिएगा। आप कहें यार 30 मेरा इधर भी माइनस करने को दिल कर रहा है और थोड़ा सा 30 यहां भी माइनस करने को दिल कर रहा है, चपेड़ ये हो गया हुआ है माइनस। एन एक्सपेंडिचर विच इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर दिस हेड शेल नॉट बी अलाउड अंडर, आपने ये घर किराए पे चढ़ाने के लिए जो है उस वाले घर का इंश्योरेंस पे की है या किसी ऐसे घर की इंश्योरेंस पे की है जिसको जो जो आपकी दुकान है और दुकान पे आप चीजें बेच रहे हैं, दुकान की इंश्योरेंस पे की है या आपने घर की इंश्योरेंस पे की है? हाँ, अगर लाइन ये लिखी होती कि शॉप की इंश्योरेंस पे की है 30 रुपए तो वो फिर यहाँ, तो ये तो घर की इंश्योरेंस है जिसको किराए पे दिया हुआ। नोट कर लें। हाँ जी, भाई जिसका कारोबार घर किराए पे देने वो भी इनकम प्रॉपर्टी में घर किराए पे देने को लेगा। ला दें आप। हाँ, नोट्स भी ला दें। घर की वो तो अभी हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं। 9 की। देखें ताक रातों में साथ वाले के रो रो के चेहरे पे नालियां सी बनने लग गई हैं, इतना रोता है माशाल्लाह। ओके, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से ये खर्चा माइनस करने की इजाजत है। A खर्चा अलाउड एज डिडक्शन अंडर दिस हेड, एक खर्चा जो इस हेड में डिडक्शन अलाउ हुआ है, शेल नॉट बी अलाउड अंडर a खर्चा विच इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर। अब इस 30 को यहां भी माइनस कर दें या नहीं, तो ये मतलब था इस लाइन का, ये 30 यहां माइनस नहीं होगा। अच्छा, और इसी तरह अगर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो इधर तो भी माइनस, कोई भी हेड की इनकम हो तो माइनस नहीं होगा। अच्छा, और अगर इधर अदर सोर्स हो तो भी ये वाला खर्चा यहां माइनस नहीं होगा। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि अगर कभी ऐसा हो कि मिसाल के तौर पर बिजनेस का एक चैप्टर है, बिजनेस के चैप्टर में ना बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। वो मैं बिजनेस के चैप्टर आपको खोल के दिखाता हूं, लास्ट टाइम वाला, अभी आपके पास तो नहीं है। बिजनेस के चैप्टर में ना बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। बिजनेस के चैप्टर में एक सेक्शन होगा जिसका नाम होगा डिडक्शन नॉट अलाउड, वो खर्चे जो माइनस करने की इजाजत नहीं है। डिडक्शंस नॉट अलाउड, वो खर्चे जो माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो बिजनेस के चैप्टर में दी हुई है।
वो खर्चे जो माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब ये लिस्ट आप अगर देखें तो ये फैलती फैलती कोई 4-5 सफ़ों पे जा रही है। ये खर्चे इस वजह से माइनस करने की इजाज़त नहीं है कि इनकी नेचर में मसला है। मिसाल के तौर पे आपने फाइन या पेनल्टी पे की है अगर गवर्नमेंट को कोई लॉ रूल या रेगुलेशन तोड़ने के ऊपर फाइन या पेनल्टी पे की है गवर्नमेंट को, तो लॉ मेकर कहते हैं ये आपने एक बुरी हरकत की है, आप होते कौन हो हुकूमत का जो है वो अल्लाह आपका भला करे कानून तोड़ने वाले। तो लॉ मेकर कहते हैं हम आपको सज़ा ये देंगे हुकूमत का कानून तोड़ने के बदले कि हम आपको ये खर्चा माइनस करने नहीं देंगे। तो अब बिजनेस के चैप्टर में इन खर्चों की लिस्ट दे दी गई है। अब इस तरह का खर्चा आप जिस मर्जी चैप्टर में कर लें तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। इस तरह का खर्चा आप जिस मर्जी चैप्टर में कर लें वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। मिसाल के तौर पे अब्बू बड़े भाई को बुला के कहें कि बेटा रात 10 बजे से पहले तुमने घर आ जाया करना है और नाश्ता तुम्हें सुबह 7 बजे के बाद नहीं मिलेगा। ये जो तुमने पता नहीं कब उठने का प्रोग्राम बनाया होता ना, नाश्ता तुम्हें 7 बजे के बाद नहीं मिलेगा। तो ये 2 रूल मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। फिर जब छोटे भाई आए तो उनको कह दें भाई जो रूल मैंने बड़े भाई को बता दिए वही तुम लोगों के लिए भी हैं। इससे अब्बू का टाइम सेव हो गया। तो अब इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट उसने सिर्फ बिजनेस के चैप्टर में बना दी और बिजनेस के चैप्टर में बनाकर अदर सोर्स के चैप्टर में और कैपिटल गेन के चैप्टर में और प्रॉपर्टी के चैप्टर में, इन तीनों चैप्टर्स में हम जाएंगे तो एक लाइन लिखी होगी कि बड़े भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस को कुछ रूल बता दिए गए हैं, कुछ खर्चे बुरे हैं, उनकी नेचर में मसला है। अगर वो खर्चे आप बिजनेस इनकम कमाने के लिए करो, यानी बिजनेस इनकम कमाने के लिए आप गवर्नमेंट को फाइन पे करो, तो वहां माइनस करने की इजाजत नहीं है बिजनेस में। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी के चैप्टर में प्रॉपर्टी इनकम कमाते हुए कोई गड़बड़ की और गवर्नमेंट ने आपसे फाइन ले लिया, या कैपिटल गेन के चैप्टर में शेयर्स बेचते हुए आपने कोई गवर्नमेंट के रूल की वायलेशन की और गवर्नमेंट ने आपसे फाइन ले लिया, तो इस नेचर का खर्चा जिस मर्जी चैप्टर में कर लो ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। क्या देख रहे हैं? अब और कुछ नहीं मैंने बताना, समझने में और कुछ बताऊंगा? मैं बता चुका, मैं फारग हो चुका बता के। अब इंग्लिश का फिक्रा जरा पढ़ें, देखें समझ आ रहे हैं। द डिडक्शंस विच आर not allowed under the head income from business due to their bad nature। वो खर्चे अपनी नेचर में बुरे हैं। देयर यही बोला होगा ना, ड्यू टू देयर बैड नेचर, अपनी नेचर की वजह से। विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये खर्चे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। चलें जी आगे चलें। अब पॉइंट 5 और 6 में फर्क बताएं।
जी हाथ खड़ा करके 0.5 और 6 में फ़र्क बता दें। जी कोई हाथ खड़ा करे। जी सर 0.5 से स्पेसिफिकली बता दिए गए कि जो इनकम इसमें माइनस हो चुकी है दूसरे में नहीं होगी। नहीं, इनकम तो नहीं, इनकम तो नहीं। सॉरी हाइब्रिड में ये बातें क्यों हो रही हैं फिफ्थ रो में? ये देखें बाकी डिस्टर्ब हो रहे हैं ना आप लोगों की वजह से। आप लोगों को अगर समझ आ गया तो बाकियों को तो डिस्टर्ब ना करें। जी सॉरी सर डिडक्शन मेरा होता है। और 0.6 में उसने जनरलाइज करके बताया कि जो हमने दूसरे किसी हेडिंग का में मना कर दिया गया कि डिडक्शन माइनस नहीं होगी, वो इसमें भी वही। जी आप लास्ट में बताएं। बुरे नेचर के हैं, ठीक है जी। हाइब्रिड में किसी ने बोलना है, माइक पकड़ा है, नहीं बोलना। अच्छा अच्छा, इन दोनों में फ़र्क है और बड़ा मेजर फ़र्क है। ये जो खर्चे 0.5 में है ना, ये जेन्युइन खर्चे हैं। ये जो 0.5 के खर्चे हैं ये जेन्युइन रियल खर्चे हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी के लिए किए तो प्रॉपर्टी में माइनस कर लें, कहीं और फिर माइनस ना करें। ये प्रॉपर्टी के लिए आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस पे किया है, प्रॉपर्टी कमाने के लिए आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है, प्रॉपर्टी कमाने के लिए आपने इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन पे किया है। ये सेक्शन 15A वाले जेन्युइन खर्चे हैं जो कल के हम पढ़े हैं। तो जो प्रॉपर्टी इनकम कमाने के लिए आप जेन्युइन खर्चे करें वो आप माइनस कर ले प्रॉपर्टी इनकम में, लेकिन फिर किसी और हेड में माइनस नहीं करने। तो ये तो जेन्युइन खर्चों के बारे में बात होगी कि जो जेन्युइन खर्चा है वो जिस हेड का है उसी हेड में और कहीं माइनस ना करें। ये तो यहां लिखा हुआ है, एन एक्सपेंडिचर अलाउड रिडक्शन दिस साइड शैल नेवर बी अलाउड अंडर एनी अदर हेड। ये तो जेन्युइन खर्चों की बात हो रही है। जो खर्चे प्रॉपर्टी में माइनस हो गए वो और कहीं माइनस 0.6 इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। वो कहता है द डिडक्शंस व्हिच आर नॉट अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ड्यू टू देयर would also not be allowed under that income from property। वो प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी खर्चे माइनस नहीं होंगे। तो 0.6 की उर्दू जरा लिख लें। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। उस तरह का बुरा खर्चा जैसे फाइन वगैरह, जैसे फाइन टू गवर्नमेंट वगैरह, उस तरह का बुरा खर्चा जैसे फाइन टू गवर्नमेंट वगैरह आप प्रॉपर्टी इनकम में भी कर लें। तो माइनस नहीं हो सकता। जी भाई, सर अगर टेनेंट से कोई प्रॉपर्टी की कोई चीज अगर डैमेज हो गई थी और सर ओनर ने पहले उसको रिपेयर किया और फिर बाद में टेनेंट ने उसको रिइंबर्स कर दी अमाउंट, तो हम नेट अमाउंट लेंगे। ये अभी हमने न्यूमेरिकल्स में करना है।
ओके चलें जी आगे। अब 5 को दोबारा पढ़ लें। वो खर्चा जो कि डिडक्ट हो गया इस हेड में, वो किसी और हेड में माइनस नहीं होगा, और वो खर्चा जो बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट में दिया गया है, अगर इधर हो जाए तो भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, अब आप आ जाएं पेज नंबर 6, ये जो ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। एडवांसेस हमने दो पढ़े थे, एक था नॉन एडजस्टेबल और एक था एडजस्टेबल। नॉन एडजस्टेबल को हमने पढ़ा था 1/10 करना है, और एडजस्टेबल एडवांस को पेपर में इग्नोर किया करना है। नोट कर लें, फिर इसको पढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम। इसमें पेज 9, 10, 11, 12 जो है ना, कॉपी नहीं करवानी, उनकी ज़रूरत नहीं है। इसको वॉइस नोट सुन ले कॉपी करवाने से पहले। अच्छा माय डियर, अब इधर देखें, एडजस्टेबल एडवांस क्या होता है। मिस्टर उमर ने किराए पे दिया अपना घर 1 जुलाई 13 को एट अ मंथली रेंट ऑफ 1 लाख। महीने का रेंट क्या एग्री हुआ है? 1 लाख। एग्रीमेंट के मुताबिक 3 लाख एडवांस अभी मिल गया and will be fully adjusted against the rent of July, August and September. Remaining payments will be paid at the end of each respective month. आपने घर किराए पे दिया 1 जुलाई 13 को, तो आपका ईयर एंड कब होगा? 30/14। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब मुझे आप ये बताएं कि इसमें क्या कहानी चलेगी। हर महीने का किराया कितना है? 1 लाख। हर महीने का किराया है 1 लाख। 1 लाख, 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 हो गया। अच्छा, आपने कहा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का किराया मुझे अभी दे दो इन एडवांस। अब जब जुलाई के अंदर मालिक मकान किराया लेने जाएगा तो किराएदार कहेगा भाईजान नहीं, मैंने नहीं नीचे आना, मैं किराया नहीं दे रहा, मैंने एडवांस में दे दिया हुआ है। अगस्त में मालिक मकान किराया लेने जाएगा तो किराएदार कहेगा पुत्र नहीं, हॉर्न नहीं, मैं नहीं देना, मैंने आपको दे दिया हुआ है किराया एडवांस में। सितंबर का किराया जब लेने जाएगा मालिक मकान तो फिर भी किराएदार कहेगा पुत्र मैं नहीं थल्ले आना, प्लीज सॉरी, आप जाएं वापस, आपको किराया दे दिया हुआ है। अक्टूबर में जब जाएगा मालिक मकान और किराएदार को कहेगा पुत्र थल्ले आ, अब वो थल्ले नहीं आएगा तो मैं उत्ते आ रहा हूं, अब तेरी ऐसी की तैसी, तो अक्टूबर में उसको किराया देना पड़ेगा। तो ये जो क्या हमने एडवांस दे दिया 3, इसकी वजह से मुझे 3 महीने रेंट नहीं देना पड़ा ना, क्योंकि मैंने वही रेंट एडवांस में दे दिया। तो इसका मतलब है क्या मैंने एडवांस ऐसा दिया जो किराए से एडजस्ट होगा?
हाँ, मैंने एडवांस ऐसा दिया है जो किससे एडजस्ट होगा, किराए से, इसलिए इस एडवांस का क्या नाम है। इस 3 लाख को पेपर में इग्नोर करें, मेरे ख्याल से 3 लाख को पेपर में इग्नोर करें, बल्कि आप तेल टू लेतर पर, किसके ऊपर, तेल टू लेतर पर आप 1 लाख रुपए जरा 12 कर दें, छोड़े परे तेल टू लेतर भी, 12 लाख रुपए आपकी इनकम ऑन प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो जस्ट इग्नोर 3 लाख। 3 लाख को देख के पेपर में कर लें, हाँ करें, थोड़ा सा इस तरह मुंह करना, थोड़ा सा ऐसे रख के यहां करें जरा, और बोलें साथ, हाँ हाँ ठीक है, साथ वाले को देख के बोलें हाँ। ये जिंदगी में नहीं बोलना होता भाई, इज्जत दें उसको, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। ये बिल्कुल किसी बोंगने बात की हुई है, इन लोगों की बातों में ना आया करें। इज्जत बस अगले को इसलिए देनी है कि अल्लाह का हुक्म है, आगे अगला दे ना दे इज्जत, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब मेरे भाई, इफ द एडवांस इज एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट, अगर एडवांस एडजस्टेबल है अगेंस्ट द रेंट, इट विल बी इग्नोर्ड इन द क्वेश्चन। सोल्यूशन में ले लेना, नहीं फिर सोल्यूशन में भी नहीं लेना। तो सादा काम करें, 3 लाख को देखें, 3 लाख, 1 लाख को पकड़ें, 12 से ज़रब दें, 12 लाख आ गया। मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट मारे रिपेयर अलाउंस की, रिपेयर अलाउंस की एडजस्टमेंट मार के 2,40,000। देयर विल बी नो सेपरेट ट्रीटमेंट ऑफ, बोलें देयर विल बी नो सेपरेट ट्रीटमेंट, देयर विल बी नो separate treatment of 3 lakh because it will be taxed automatically in 3 months being an integral part of monthly rental income। तो ये मंथली रेंटल इनकम का पार्ट बन के ऑटोमेटिकली टैक्स हो जाएगा। तो देयर विल बी नो सेपरेट ट्रीटमेंट। इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स, जैसे कल के सवाल के अंदर हमने किया था, अगर 2 बंदे मिलकर कारोबार कर रहे थे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है वो जरा कि जब हमने उनकी इनकम प्रॉपर्टी निकाली थी तो हमने 75% और 25% लगा दिया था। अगर उनको हम एक एओपी समझ लेते तो फिर तो उन दोनों की इनकम पर इकट्ठा टैक्स लगना था। हमने उनको एओपी नहीं समझा था, हमने उनको अलग अलग बंदे समझा था। जब कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो 2 या 2 से ज्यादा बंदे, एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स आर डेफिनेट एंड, और पता हो उसमें किसका कितना हिस्सा है, द बंदे, बोलें द बंदे shall not be considered as AOP, उनको AOP नहीं समझा जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के मामले में उनको AOP नहीं समझा जाएगा। एंड द हिस्सा ऑफ ईच बंदा इन द इनकम फ्रॉम shall be taxable in their own hands, हर बंदे के हिस्से पे वो खुद टैक्स देगा, एंड नॉट एज AOP। अच्छा जी, अभी नीचे नहीं पढ़ा, अब आज का सवाल कर लें जी। क्या चीज, माइक को करीब करें, माइक को करीब करें। जी, एओपी का कारोबार और 2 बंदे मिलके प्रॉपर्टी ओन करें, इनमें क्या फर्क है? ये बिजनेस के चैप्टर का थोड़ा वेट कर लें। बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे अगर 2 बंदे इकट्ठे मिलके कोई दुकान खोलते हैं तो उनको फिर एक एओपी समझा जाएगा, लेकिन अगर 2 बंदे मिलके घर किराए पे दे देते हैं तो फिर हम उनको एओपी नहीं समझेंगे, बल्कि उनका अपना अपना हिस्सा उनकी अपनी अपनी इनकम में अलग अलग ऐड करेंगे। आएंगे पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5। काला मार्कर ले आओ। क्या मैं गाली मुकाऊं? बशीर नहीं आता था पिछली गली के अंदर क्रिकेट खेलता था, खाला का बेटा मरी,
और जमील नहीं होता था फूफो का बेटा, पतंग उड़ाता था, ओन्स अ हाउस इन कराची। इनका कराची के अंदर एक घर है। बशीर का 75% शेयर है। ऑन यकम सितंबर 2003, ये असल में 1 जुलाई 2023 20x4 बनेगा ना, क्योंकि यकम जुलाई को शुरू हो रहा है। द हाउस वाज किराए पे दे दिया एट एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ 65 लाख रुपया। घर किराए पे दे दिया। दिस अमाउंट इंक्लूड्स 186,000 पर मंथ फॉर यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी। इसमें यूटिलिटीज, क्लीनिंग और सिक्योरिटी के पैसे भी हैं। ओके वर्किंग नंबर 1, टोटल रेंट गाइस, हर गाय टोटल रेंट बताएं कितना है टोटल रेंट? 6500,000। इसमें कितना इनकम प्रॉपर्टी का है और कितना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का है? अदर सोर्स का कितना है? 22। तो 1,86,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि ये एनुअल है ना, तो एनुअल में एनुअल पड़ा होगा ना। 22,32,000। हाँ, आप लोग आगे बोल दें जी। हाँ ऐसा ही है। 65 लाख में मेरे तो ख्याल से एनुअल है, तो 65 लाख एनुअल में एनुअल ही पड़ा होगा 186। हाँ हाँ लगे रहे। 186,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 बोले 223 2 सही है। तो बाकी क्या होगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हाँ जी, 4266,000। ओके, अब मैंने इनकम ऑफ प्रॉपर्टी निकालनी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ग्रॉस रेंट बोलें कितना लिखूं? 223,200,000। भाई हमें डीओजी ने बीआईटीई की है, हमें डीओजी ने बीआईटीई की है। क्या हम ये लिखें? किसी को किए बीआईटीई डीओजी ने? नहीं किया ना, तो फिर उसने यकम सितंबर को घर किराए पे दिया है, यकम सितंबर 20x3 पे। और सवाल की रिक्वायरमेंट टैक्स है 2004, यानी यकम सितंबर से गिने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कितने महीने घर किराए पे रहा? 10 महीने घर किराए पे रहा। तो हम क्यों 12 से मल्टीप्लाई करें? अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप करें 2232,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 10। हाँ, या फिर सादा काम कर लें, 186,000 एक महीने का किराया, तो मेरे कैलकुलेटर बताओ 10 महीने का किराया कितना है? कैलकुलेटर ना पकड़ें, एक अंडा और डाल दें बस, आगे बड़े हो गए हैं थोड़े से। कैलकुलेटर पकड़ लिया नहीं, फिर भी पता नहीं पेपर में क्या हो जाए। पेपर में तो हम 2+2 भी देखते हैं, 5 ना आ रहा हो।
ग्रॉस रेंट लेस, अच्छा मैं कह रहा था 1860000 इस तरह भी निकल सकता है, 2232 गरमांडे डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 10। जरा करके देखें साथ वाले कैलकुलेटर पे, अब अपने पे करके देखें, उस पे भी यही आ रहा है। ओके नाइस, तो दोनों रास्ते की मंजिल की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब मुझे इनकम और प्रॉपर्टी बता दें। अब मुझे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बता दें कितना है ग्रॉस रेंट, बताएं जी। ग्रॉस रेंट कितना है इनकम प्रॉपर्टी का? ये कहां से आ रहा है 54166? 4268,000 अगर किराया है 12 महीने का, एनुअल है ना, ये टोटल रेंट के साथ लिख लें एनुअल। एनुअल से एनुअल बाहर निकलेगा या एनुअल से सेमी एनुअल बाहर निकलेगा? कैम स्कैन कॉपी से ना कराना, ओरिजिनल जो प्रिंट लैपटॉप वाला है उससे अच्छा वाला। 4268,000 डिवाइड बाय 12 ज़रब 10, ट्रिपल सिक्स 7। असल में ये किराया 12 महीने का था ना, तो मेरा घर तो कितने महीने किराए पे रहा? 10 महीने। रेंट एग्रीमेंट में साल का किराया कितना था? 65 लाख। 65 लाख में 22 लाख रुपया, 22,32,000 मदद सोर्स का ले रहे हैं और 42,68,000 जो है वो हम इनकम प्रॉपर्टी का ले रहे हैं। 0.7 होना था। आगे 0.7 भी डाल दो। नहीं, आपने जो 6-7 लिखा है ना, आपने जो 6-7 लिखा है, नहीं आप लोगों ने जो लिखवाया हुआ है, इसमें मेरे पे ना डालो, मैंने फिर चले जाना है। आपने जो मैं, हाँ बोलो क्या क्या करूं? 0.7 होगा। 6 के बाद क्या डालूं? एक और 6 है। नहीं उधर ना देखो, इधर इधर दिखाओ। 6 के एक और 6 डालो, उसके बाद 0.7। उसके बाद 0.7 करें। अब बहुत कम हो गए, तो 3,55,000 हो गया। एक और 6 डालो। ठहर जनाब, मेरी उससे बात हो रही है अभी, मेरे मुज़ाकरात चल रहे हैं अभी, देखते हैं क्या बनता है। एक और 6 डालो, यहां डालो 0.7। देखो ना, बोलो ना, करो ना जल्दी कुछ। ठीक है। ठीक है, वो सही है ना? हाँ सही, सही हो गया। अच्छा जी, अब इधर आ जाए, वापस आ जाए जिथे दी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2024। अच्छा ये अल्लाह का शुक्र है इसी साल के खर्चे हैं, इनके साथ एनुअल नहीं लिखा हुआ। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 20x4 द ओनर्स इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इन रिलेशन टू हाउस। ओनर ने ये खर्चे किए हैं, यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी। तो जाहिर बात है जब वो किराएदार आया होगा बशीर और जमील का, बशीर और जमील ने कहा होगा बिजली हमारी तरफ से, सफाई हमारी तरफ से, गार्ड हमारी तरफ से, सेफ गार्ड नहीं, सिक्योरिटी गार्ड। जाहिर बात है इसके बदले हमें बिजली के बिल देने पड़े होंगे, स्वीपर को तनख्वाहें देनी पड़ी होंगी, सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह देनी पड़ी होगी। 6,50,000। तो ये इसी साल के हैं। इसको 10/12 करेंगे तो एग्जामिनर आपको 10/12 कर देगा। जी बोलें, मैं देख लेता हूँ, रिलैक्स हो जाए आप लोग, टेक लगा के सो जाएं। भाई एक एक तकिया मंगवा दो, 60,000। जहाज में कंबल भी मिलते हैं, वो भी मंगवा दो। जहाज में बैठे हुए हैं, 6 लाख चादर। लाइटें बंद कर दो, डर लगे सबको। साथ वाले का हाथ पकड़ लें जल्दी से। ये हाइब्रिड वाले माइक में टोटल बता दें, इनका तो मूड नहीं है फिजिकल वालों का बोलने का आज। हाइब्रिड वाले माइक में टोटल बता दें। 1,2,1,0,0,0,000। अच्छा जी, अब हम आते हैं इनकम प्रॉपर्टी में।
और वी आर सपोज टू डिडक्ट द खर्चे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रिपेयर माइनस करनी है या हाँ हाँ, घर में बैठे बैठे ना पढ़ते पढ़ते हाँ बेटा क्या हुआ, अम्मी वो रिपेयर एक्सपेंडिचर आ गया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अम्मी ने कहा एज पर सेक्शन 15A। Oh yes mom, you know section 15A of the yes mom said income और property का chapter। mom, you are real mom। okay, 8,10,000 less repair allowance G at 1/5। पुत्र तू कैलकुलेटर से कर दे, बाद से तो लड़ने साथ नहीं अच्छे है, छेती छेती कर पुत्र। 711 333। मैं पॉइंट में ना जाया कर, पॉइंट में ना जाया कर, मेरे पास नहीं है पॉइंट इतने। इंश्योरेंस प्रीमियम चुको चुको ते सटो सटिट टू क्या मैं चुक्या एनू ते तू चुक्या एनू, जिन्हों चुकना है ओनू चुक। Chucking is wrong. I don't know from where you are chucking it. The one which we have done, you are chucking it. The collection charges. Guys, collection charges. Collection charges, lower off. बच्चे को डांटा करेंगे आपकी अपनी औलाद को कि तुमने ग्लास तोड़ दिया, या हंसी निकल जाया करेगी कि मैं भी यही करता था। डांटना तो होता ही नहीं ना, डांटना तो कहते हैं बर्तनों की भी उम्र होती है, बस सब टूट गया तो टूट गया, ये कोई दिल तो है नहीं। 25,400 एक्चुअल चार्जेस हैं 25,400 या 4% ऑफ 3,667 14,2267। ये 6-7 की लड़ाई आज खत्म नहीं होनी हमारी। हाँ हाँ वो मुझे समझ आ गई ना, सही है। हाँ अब बताइए लोअर कौन सा इनमें से? 25,400 और 1,42,000 में से आपको लोअर लग कौन सा रहा है? 25,400। और हैवी कौन सा लोअर वैसे? 25,400। ये थोड़ी सी यहां लाइन लगा देते हैं बीच में, कुछ फिगर्स एक दूसरे में घुसना चाह रही हैं। 257,9934। चलें जी इसको खा लें 25 लाख को, बिल्कुल फ्रेश निकाला है अभी अभी, ताजा ताजा खस्ता। मिस्तोर बशीर क्या? जमील क्यों? बशीर पहले है, पहले इस दुनिया में आया था। इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स ईयर 2000। चलें जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। Where any property is owned by 2 or more persons, Bashir and Jamil, and their respective shares are definite and ascertainable, then they will not be considered as AOP. इनको AOP नहीं समझा जाएगा, इनकी इनकम पे इकट्ठा टैक्स नहीं लगेगा। And the share of each person shall be taxable in their own hands. So what is the share of my bro Bashir? 257,9934 into 75%. 1934950. So guys, calculate the income from other source and the ball is coming. Income from other source निकाल दें my dear. 1210,000 multiply over 75%, तो जवाब आ गया कैलकुलेटर के ऊपर। 907500. 9075
और इस वक्त हम टोटल इनकम निकाल के टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं क्योंकि ज़कात सवाल के अंदर मौजूद नहीं है और 2x पे सुनने वाले सारे ढेर हो गए। टैक्सेबल इनकम जी बोले 2842,450 28 42,450 चलो जी एक बंदा फारग हो गया, अगला है अगला है अगला है। जमील है 9 नहीं, इसका टैक्स काटें, टैक्स घर जाके काट लेंगे। अच्छा काटें चैप्टर 4 में जाके। थ्री फोर जीरो नहीं, वैसे अलग अलग बताओ। 170,000 प्लस 187 लड़ लो प्लस लड़ा लो किन्ना हमें मिनू में अमाउंट एक्सीडिंग का 4 पने हाँ मुझे देख रहे हैं टेबल 2 लगाना है। टेबल 2 लग गए, ये टेबल 2 लगाया है। कैलकुलेटर यार मेरे घर से ले आओ। 36 कहाँ गए हम? हाइब्रिड वालों माइक पकड़ो। 3627 जी बताएं, आप सही बता दें। 1,70,000 प्लस 30% ऑफ। अच्छा माय डियर, हम आज टेबल देखना सीखते हैं चैप्टर 4 में जाके। 2842,450 माय डियर, एक टेबल हमें पेपर में दिया होगा। इस टाइप का एक टेबल होगा, मैं आपको पहली दफा दिखा रहा हूं आज। इस टाइप का एक टेबल होगा, आपने साई पे फोकस करना है। 2842,450 ये यहां पे आया है, साई से फील करें। 2842,450 1,70,000 जमा 30% अमाउंट एक्सीडिंग 16 लाख। मतलब ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपने ये करना है कि आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है 2842,450 माय डियर। उसमें से आपने माइनस करने की कोशिश करनी है ये 16 लाख। आपने मारना है एंटर, जवाब आ जाएगा 1242,450। आपने 1242,450 को यहां लिखना है 1242,450 और इसके बाद आप लोगों ने एक रेट से मल्टीप्लाई करना है। वो रेट मैं आपको बताऊंगा कितना है। वो रेट आप लोगों ने जो करनी थी कर दी है। रेट है 30%। अब हम इसको 30% से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये मल्टीप्लाइड बाय 0.3। So this is 0.3. So we will put the enter. So please plus the figure of 170,000 in it as well. Yeah, plus 170,000. Oh, that's a beautiful figure. 542,735. 542,735. So that is a beautiful way of applying this table, being told by me for the first time in your life. I hope you have got it.
ये भाईजान को जरा क्लास के बाद लेके आना, ठीक है, जनरेटर के पास। What a बबलू पीपल यू आर, आई एम अमेज्ड। अच्छा जी वो करें, अगले का टेक्स्ट निकाल दें, वो भी मैं कर देता हूँ, छोड़ें आप। नहीं 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 नहीं, आप मत धोएं बर्तन, अम्मी मैं धो लूंगी। जी अम्मी ठीक है, मैं जा रही हूँ मोबाइल इस्तेमाल करने। अभी चपेट मारे बंदा, रख रख के लाए, जल्दी करें भाई। जी भाईजान अगले दा टेक्स्ट कडेड नॉट कडेड। नाम बताएं अगले का। जमील, जमीला का शोहर। जी इनकम प्रॉपर्टी टोटल कितनी है? 25 मल्टीप्लाइड बाय 449। अदर सोर्स कितनी है? हाँ जी 121 बोलें तो 302500 बोलें तो 947484। एतमाद से उठ गया आपकी कैलकुलेशंस के ऊपर मुझे आज। जी बोलें टोटल 947484। आज ना कोई यूट्यूब पे वीडियो देखें कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का तरीका। 5213 टैक्स 5213 नहीं मुझे अलग अलग निकलवाओ। 0 प्लस 15% ऑफ। अच्छा 0 प्लस 947,000, 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। 5 2 1 2 3। आप इतने मोटे क्यों हो गए हैं? बहुत ज्यादा पकोड़े खा रहे हैं आजकल। देखें साथल ने क्या हाल किया अपना पकोड़े खा खा के। 5 2 1 2 3। चलिए दुनिया दी उस नुक्कड़ करेंगे क्या वैसे उस नुक्कर पे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। तो ये देखें जी अभी हमने सवाल किया है, यू आर वेरी हैप्पी। 2 दिनों बाद आपने पापड़ के लूट मचा देनी है घर में जाके। वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय, और उनका हिस्सा डेफिनेट और एसेटेनेबल है। ये हमारे सवाल में 75-20 उनका हिस्सा पता है। द पर्सन्स शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एओपी। इनको एओपी नहीं, अगर एओपी समझ जाता ना तो फिर हम 2 न्यूमेरिकल सॉल्व ना करते। आपको पता है हमने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, एक बशीर का न्यूमेरिकल सॉल्व किया है,
एक जमीला का न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। हमने कितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं? 2। तो हम उनको एक ही न्यूमेरिकल में लेके चलते अगर क्या होता, एओपी होते। लेकिन फिलहाल कहता है लॉ मेकर अगर कोई लोग 2 मिलके घर किराए पे दे दें तो इनको आपने एओपी नहीं समझना। अगर कोई इनकम प्रॉपर्टी कमा रहे हो 2 बंदे तो आपने एओपी, लेकिन इसके लिए शर्त है कि उनका हिस्सा डेफिनेट एंड the person shall not be assessed as an AOP in respect of the property and the share of each person in the income from property shall be taxable in their and not as AOP. Note, point 2 नहीं पढ़ा अभी मैं। Note, where any property chargeable under section 15, वही जो सेक्शन हम पढ़े हैं, is owned by 2 or and their shares in that property are नॉट डेफिनेट एंड ascertainable। पता ही नहीं चल रहा किसका कितना हिस्सा है। शायद अब्बू ने 2 भाइयों में जायदाद तकसीम कर दी है, लेकिन अभी उनकी बहस चल रही है इस बात पे कि तेरी कितनी मेरी कितनी, ग्राउंड फ्लोर तेरा, फर्स्ट फ्लोर मेरा, ये बाथरूम मेरा, तो किचन तेरा, तो सीढ़ियां मेरी, तो ये इसी पे बहस चल रही है। फिर मजबूरी में कुछ नहीं कर सकते आप, फिर आपके पास एक ही हल है, द प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज बीइंग जॉइंटली ओन्ड बाय एओपी। फिर समझा जाएगा ये एओपी हैं, and taxable income and tax payable thereon shall be computed as per the principles of taxation of AOP। वो principles of taxation कहाँ हम पढ़ेंगे? इन चैप्टर 12। तो चैप्टर 12 में इसके रूल लिखे हुए हैं AOP को कैसे डील करना है, तो फिर उसके मुताबिक इसको सारा डील किया जाएगा चैप्टर 12 के मुताबिक। किस चैप्टर के मुताबिक? चैप्टर 12 के मुताबिक। बोलें अगर शेयर आर डेफिनेट एंड एसर्टेनेबल तो इनको नॉट कंसिडर करें एओपी और हर एक का हिस्सा उसकी इनकम में ऐड कर दें। बट वेयर शेयर्स आर नॉट डेफिनेट एंड एसर्टेनेबल, फिर क्या करें? ये प्रॉपर्टी एओपी की समझ लें। डन डन ओके। ये सेक्शन बिजनेस के चैप्टर में नहीं लगेगा। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन कंप्यूटिंग अंडर द हेडिंग ऑफ इनकम। जब बिजनेस के चैप्टर में हम कैलकुलेशंस करेंगे ना तब ये सेक्शन नहीं लगेगा। बिजनेस के चैप्टर में इंशाल्लाह देखेंगे क्या करना है। डन। तो ये सेक्शन बिजनेस के चैप्टर में नहीं लगेगा। ये सेक्शन सिर्फ किस चैप्टर में लगेगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। बिजनेस के चैप्टर में नहीं लगेगा। अच्छा जी, अब अगला न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कल करेंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, इस चैप्टर के ना आखिरी सफ़े पे आ जाएं। अच्छा, जिन्होंने क्लासेस लेनी शुरू की हैं लेट और उनके पास किताब है तो वो चैप्टर 5 में निकाल लें, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। आप लोगों के लिए तो मैंने इस चैप्टर में वैसे ही डाल दी थी, एक कॉन्सेप्ट हमें पता चल जाए। ये चैप्टर 9 का असल में नहीं है, ये जब किताब आएगी तो कहाँ होगा? चैप्टर 5 में, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी पे हम आज बात कर लेते हैं 20 मिनट में, पब्लिक कंपनी पे इंशाल्लाह कल कर लेंगे। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह बात हमारी मुकम्मल हुई। कल इंशाल्लाह किस पे बात करेंगे माय डियर? पब्लिक। चलें, फ्रेश होके आ गए, कल शुरू हो गया पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें मिसाल के तौर पे हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट मिसाल के तौर पे किसी कंपनी में, मैं कहता हूं पीटीसीएल है, कोई भी कंपनी है, कंपनी एक्स है, तो फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी में कितने शेयर खरीद ले? 50% या उससे ऊपर, 70 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान अगर किसी कंपनी के शेयर खरीद ले तो कंपनी माय डियर क्या समझी जाएगी?
ऐसा बहुत रेयर होता है कि हुकूमत पाकिस्तान किसी कंपनी के शेयर खरीदे, लेकिन अगर खरीद ले तो खरीद ले। फिर पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच एटलीस्ट अद्धे शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, जिसमें अद्धे शेयर्स कौन हेल्ड कर रहा है? फेडरल गवर्नमेंट। तो अब बताएं अद्धे या अद्धे से ज्यादा? जवाब क्या है? ये कंपनी एक्स क्या है? पब्लिक कंपनी। सिंध वाले स्टूडेंट्स को सलाम, बलूचिस्तान वालों को भी, केपी वालों को, पंजाब वाले तो इधर ही हैं। सिंध गवर्नमेंट 63% शेयर्स ओन कर रही है कंपनी टी के, कंपनी तिंकू। तो भी ये कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी। लेकिन अगर एक कंपनी है, कंपनी बाबू, इसके फेडरल गवर्नमेंट शेयर ओन कर रही है 30%, और पंजाब गवर्नमेंट इसके शेयर ओन करी है 32%, तो ये प्राइवेट कंपनी है। क्योंकि फेडरल और प्रोविंशियल ने मिला के 50 ओन नहीं करने, या फेडरल करे 50 ओन, या अगर दोनों में से कोई एक भी। अच्छा, फेडरल ने, ये नोट्स कल चाहिए समीउल्लाह, अगर फेडरल ने 50 से कम ओन किए हुए हैं तो ये पब्लिक है ही नहीं, और अगर प्रोविंशियल ने 50 से ओन किए हुए हैं तो भी ये पब्लिक नहीं है। तो ये पब्लिक नहीं है तो नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, तो प्राइवेट है। नोट कर ले, दिखाओ लाके कॉपी। तो आपको ये कहा था, ये कुछ आखिरी में नहीं, मैंने आपको ये कहा था, सुनो, इसमें पेज 9, 10, 11 का जो कॉपी कराने की जरूरत नहीं है। 9, 10, 11 कॉपी नहीं कराना है, तो 7, 8 कहाँ से इसमें करेंगे? पेज 9, 10, 11 का जो कॉपी कराने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाले दो अंदर कॉपीज में एक्स्ट्रा किया 15 कॉपीज में इसमें नहीं था लास्ट वाला 7, 8, तो उनको साइड पे करो। फिर ये बांटने की बात है, ये लाइन नहीं थी इधर, पेज 8 तक होना चाहिए। अगर फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दोनों या उससे ज्यादा होने करे तो वो फिर पब्लिक में होगी। नहीं, फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट दोनों 50 से ऊपर तो ओन नहीं कर सकते, क्योंकि 100% लिमिट है, 100% से ज़्यादा कैसे होंगे? तो या फेडरल गवर्नमेंट 50 से ऊपर ओन, अगर दोनों 50-50 ओन कर रहे हैं तो फिर तो बन गई, जो मर्जी बन गई। अगर इधर भी 50 लिखा हुआ है, इधर भी 50 लिखा हुआ है, फिर तो हर एतबार से ये पब्लिक कंपनी है। दोनों में से कोई एक भी अगर ऑन कर ले, कितने? 50, तो कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी। देख लो आराम से, जिन कॉपीज में मसला है, कोई जल्दी नहीं है। ओके, हाइब्रिड बॉयज में पहली रो में मोबाइल धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहा, कैलकुलेटर माशाल्लाह। चलें आगे। अच्छा जी, जर्मनी की गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के जो है वो शेयर ऑन किए हुए हैं, और जर्मनी की गवर्नमेंट ने जिस कंपनी के शेयर ऑन किए हुए हैं, तो जर्मनी की गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट है या फॉरेन गवर्नमेंट है? फेडरल है, फॉरेन है? फॉरेन। तो जर्मनी की गवर्नमेंट ने 51% शेयर ओन किए हुए हैं कंपनी एस के। कंपनी एस क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी।
ठीक है, ऐसे देखने से अंदर चला जाएगा दिल में या नोट करना पड़ेगा? सही, वैसे शोल प्रोग्राम लगाया हुआ है आपने क्लासों के साथ। देखिए आप लोगों के ये हालात है तो आने वाली नस्ल उन्हें तो जाए बगैर कह देना हमें समझ आ गया, अच्छा टीचर नहीं ये पढ़ाने आज। फिर उनके जो बच्चे आने लगे, स्कूल स्कूल स्कूल, oh no mom, what are you saying school? I myself is a full school. अच्छा जी, अब आगे चलो। A company in which at least a day of the shares are held by, ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम आधे शेयर्स किसने ओन किए हुए हैं? फॉरेन गवर्नमेंट ने। एंड ये अब एक बड़ी जबरदस्त किस्म की खिचड़ी है, इसको आपने एंजॉय करना है। तैयार हो जाए खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? FR 2 पढ़ने आए हो? अभी तुमने टैक्स वालों को फारग नहीं किया? अच्छा, क्या कहते हैं आप लोग? चाइना कहते हैं, चाइना कहते हैं? चाइना। चाइना गवर्नमेंट ने ओन किए हुए हैं 100% शेयर्स कंपनी एक्स के, और कंपनी एक्स ने 70% शेयर्स ओन किए हुए हैं कंपनी क्यू के। तो कंपनी क्यू क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी। इसमें 4 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। इसका फॉरेन गवर्नमेंट होना जरूरी है, इधर 100% होना जरूरी है, इसका फॉरेन कंपनी होना जरूरी है, इधर 50% या उससे ज्यादा होना जरूरी है। जब ये 4 शर्तें पूरी हो जाएंगी तो ये टिंकू मिंकू क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी। इसका फॉरेन गवर्नमेंट होना जरूरी है, इधर 100% होना जरूरी है, इधर जो है वो फॉरेन कंपनी होना जरूरी है, और ये 50 या उससे ऊपर होना जरूरी है, तो नीचे वाली कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी। नोट करो। हाँ जी, होली ओन्ड होना जरूरी है या पार्शियली ओन्ड? इधर होली ओन्ड होना जरूरी है, उधर पार्शियली। इधर 50 या उससे ऊपर। कंपनी एक्स ने कंपनी क्यू के एक्वायर किए हुए 70% शेयर्स। लो जी, कैलकुलेटर बच तो नहीं गया? आजकल क्या करें, पढ़ के लुट मचा रहे हैं या लुट मचाने के बाद पढ़ते हैं? लुट मचाने के बाद पढ़ते हैं। चलें, a company in which at least other shares are held by foreign company. A company in which at least other shares are held by foreign company कौन सी? Owned by a
यहां ओन से मुराद लोग कहते हैं 100% है। China government owns 100% shares of a foreign company X. Company X owns 70% shares in company Q. क्या कंपनी Q पब्लिक कंपनी है? Yes, because company Q is a company in which 70% of the shares are held by foreign company X, which is owned by foreign company. याद कर लेना इसको. A company in which आधे शेयर्स आर हेल्ड बाय अ फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी कौन सी? ओन्ड बाय अ फॉरेन कंपनी. ऐसी कंपनीज पाकिस्तान में कॉमन हैं या रेयर हैं? ये मैंने 10 लैंड दो केड़ियां. ऐसी कंपनीज पाकिस्तान में कॉमन है या रेयर हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हों? बहुत थोड़ी हैं कंपनीज. तो पाकिस्तान में लाखों हैं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने किसके पता नहीं 15-20-100 के शेयर खरीदे होंगे मैक्सिमम. ऐसी कंपनीज पाकिस्तान में कॉमन है या रेयर हैं जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हों? रेयर हैं. कॉमन है, कर लो गलत पढ़ लो कान. ऐसी कंपनीज पाकिस्तान में कॉमन है या रेयर हैं हायर ऑफ एनीथिंग. मैं आज अफ्तारी में पहले ठोक दिया. ये ऐसी कंपनीज पाकिस्तान में कॉमन है या रेयर हैं जिसमें बाहर की गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर खरीदे और फिर उसने उस कंपनी के शेयर खरीदे हों? बहुत रेयर है. बाहर की गवर्नमेंट हमारे कहाँ शेयर खरीदेगी और वो कंपनी यहाँ कहाँ के शेयर खरीदेंगी? तो बहुत रेयर चीजें हैं सारी. ठीक है, तो इन तीनों रूल्स के मुताबिक बहुत थोड़ी कंपनीज, गिनी चुनी कंपनीज पाकिस्तान में क्या बनी? पब्लिक. गिनी चुनी 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 गिनी चुनी. लेकिन नहीं. पॉइंट नंबर बी. लेकिन एक प्रोविजन आ रही है जिसमें बहुत सारी कंपनीज अब पब्लिक कंपनी बनने लगी हैं. वो प्रोविजन है अगर आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपके शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं. अगर आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे और बेचे जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यू आर अ public company, a company whose shares were traded on a registered stock exchange in Pakistan at any time in the tax year and which remains listed on that exchange at the end of. और दूसरी शर्त यह है स्टॉक एक्सचेंज में ये साल के आखिरी दिन भी क्या हो? लिस्टेड हो. इसके शेयर्स बोलें, इसके शेयर खरीदे और कहां? ऑन अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन किस वक्त? और अगली शर्त ये लिस्टेड हो कब? साल के आखिरी दिन. ये साल के आखिरी दिन भी लिस्टेड हो. चाती मारें, चाती मारें, चाती मारें, चाती मारें, चाती मारें, चाती मारें. एंड ये दोनों शर्तें पूरी होना जरूरी है. A unit trust whose units are widely available to public. यूनिट ट्रस्ट वही होता है जिसमें कुछ लोग अपना पैसा डालते हैं, कुछ लोग बंदा अपने इन्वेस्ट वो डालते हैं एक्सपर्ट, और वो फिर इकट्ठे होकर जो है वो कारोबार करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाते हैं. यूनिट ट्रस्ट whose units are available to public. एक ऐसा यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट्स पब्लिक को अवेलेबल है, तो ये कंपनी भी क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी. यूनिट ट्रस्ट में असल में यूनिट्स होते हैं, शेयर्स नहीं होते. चलें जी, पॉइंट 1 पढ़ें.
हो गया जी। सितारा केमिकल लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। सितारा केमिकल लिमिटेड कंपनीज एक्ट 2017 के तहत इनकॉर्पोरेट है। इट इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी। ये क्या है? नॉन लिस्टेड कंपनी। चिंग चोंग, a company incorporated in Japan, holds 63% of shares in SCL. 84% of shares in CCL are held by Japanese government. Sitara Chemical Limited. It is a non-listed company. स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। चिंग चुंग, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जापान। चिंग चुंग लिमिटेड फॉरेन कंपनी है। इसके ओन करी है 63%। 84% of shares in CCL are held by Japanese government. ये फॉरेन गवर्नमेंट है, ये 50 से ज़्यादा है, ये फॉरेन कंपनी है, लेकिन ये वाली शर्त पूरी नहीं हो रही। सो दैट्स वाई पहला सवाल, क्या SCL ने कि फेडरल गवर्नमेंट ने 50 या उससे ऊपर शेयर खरीदे हुए हैं? नहीं। क्या SCL के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 50 या उससे ऊपर शेयर खरीदे हुए हैं? नो। क्या SCL के किसी ऐसी फॉरेन कंपनी ने शेयर खरीदे हुए हैं जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने फुल्ली ओन किया हो? नो। क्या SCL स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? तो जब चारों शराइत पूरी नहीं हो रही, उनमें से चारों में से कोई एक भी पूरी हो जाए, जब चारों में से कोई एक भी पूरी नहीं हो रही, तो कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी इज कॉल्ड एज अ, so that's why it is a private. A public company means a company in which at least 50% of the shares are held by a foreign government or a foreign company owned by a foreign government. CCL is not wholly owned by, so Sitara Chemical Limited is not a public company. पब्लिक कंपनी वो होती है कम से कम आधे शेयर्स गवर्नमेंट ओन कर ले या कोई ऐसी फॉरेन कंपनी ओन कर ले जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने फुली ओन किया हो। तो CCL is alhamdulillah not fully owned by Japanese government, so Sitara Chemical Limited is not a public company. DONE और DONE डन, तो पता नहीं क्या वो DONE की समझ नहीं आता क्या किस। अच्छा जी आगे चलें। Why are you winding up the things? How dare you to wind up the things? क्या मैंने मार्कर को जेब में डाला, क्या मैंने पेन को इधर डाला, क्या मैंने मोबाइल को जेब में डाला, क्या मैंने लैपटॉप को बंद किया? How dare you meet me after class near generator? MN Limited is a public company incorporated under the Companies Act 2017. The shares of MN were traded on a Karachi Stock Exchange from Yakam October to 29 June. On 29 June, company was delisted from कराची स्टॉक एक्सचेंज। क्या इस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड हुए? जी बिल्कुल हुए, किसी भी टाइम हाँ हुए, काफी अरसा हुए, लेकिन इट रिमेन्स लिस्टेड एट स्टॉक एक्सचेंज एट द एंड ऑफ ईयर। आओ, इसने स्टॉक एक्सचेंज से अपने आप को क्या करा लिया था? डीलिस्ट। तो दैट्स व्हाई अ कंपनी हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान एंड व्हिच रिमेन लिस्टेड is a public company. So MN is a, because it is not listed at end of year, क्योंकि ये साल के आखिर में लिस्टेड नहीं है। चलें आगे। स्टार लिमिटेड, a public company incorporated under the Companies Act 2017, is an unlisted company. Is an whose 50% shares are held by अच्छा ये तो पब्लिक कंपनी, ये वाला जो लफ्ज होता है ना, इस पे नहीं आपने जाना, क्योंकि ये तो कंपनी लॉ में इसको पब्लिक कंपनी कह रहे होंगे शायद, आपने इस लफ्ज पे नहीं जाना।
आपने अपनी 4 शराइत देखनी है, इससे 4 सवाल पूछें। क्या फेडरल गवर्नमेंट ने तुम्हारे में 50 से उससे ऊपर शेयर ओन किए हुए? जी किए हुए, और बस बात खत्म होगी। जब फेडरल गवर्नमेंट ने ही 50 से उससे ऊपर शेयर ओन किए हुए तो बात खत्म हो गई। ये कंपनी क्या बन गई? पब्लिक कंपनी। अब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या नहीं लिस्टेड, इससे कोई फर्क। अब ये वाला क्राइटेरिया तो पूरा हो नहीं रहा, फिर क्या करें? ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड तो है नहीं, चारों में से कोई एक भी पूरा हो जाए तो ये कंपनी क्या बन जाएगी? जैसे रेजिडेंट में नहीं होता था, तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी पूरा हो जाए तो ये रेजिडेंट बन जाता था। तो ये चारों क्राइटेरिया पूरे होने जरूरी है? नहीं, चारों तो नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट भी ओन करे, फॉरेन गवर्नमेंट भी ओन करे और किसी बाहर की फॉरेन कंपनी भी ओन करे, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। ये कंपनी है, कंपना है। चारों शराइत तो पूरी होनी जरूरी नहीं है, चारों में से कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए। सो अगरचे लग रहा है कि ये पॉइंट बी के तहत लिस्टेड नहीं है, लेकिन स्टिल ये पब्लिक कंपनी होगी, बिकॉज a public company means a company in which not less than 50% of the shares are held by federal government. So Star Limited is a public company. Done, done. Okay. Moon Limited is a public unlisted company. अभी इन अल्फाज पे ना जाएं, पब्लिक है, अनलिस्टेड है, अभी आगे चलें। Whose 43% of shares are held by provincial government, 50% by UAE government and 7% by Sun Limited. Sun Limited पता नहीं कौन है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 43। guys you got it? So it is the point, you got it and I got it. So you got it, my got it, same? Okay, got it. A public company means a company in which at least आधे of the shares, बैंक की तरफ हाथ जा रहा तेरा, मैं तुझे मारूंगा। A public company means a company in which not at less than 50% of the shares are held by a और a foreign company owned by a foreign government। इस लाइन की यहाँ जरूरत नहीं है, बस foreign government वाली बात काफी है। So Moon is a public company because UAE government holds 50% shares of Moon। तो इन चारों शराइत का पूरा होना जरूरी है या चारों में से कोई एक? चारों में से कोई एक। अच्छा, टेस्ट का क्वेश्चन पेपर वगैरह है। जी भाई, पहला सवाल था टेस्ट के अंदर, अली ओन्ड अ रेंटल प्रॉपर्टी इन इस्लामाबाद जो उसने किराए पे दी हुई है किसी कंपनी को, जनरेटिंग रेंटल इनकम एवरी ईयर। हाउएवर अगस्त 2024 में ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, यानी ये 2025 का साल बन रहा है, ही सोल्ड द प्रॉपर्टी और रेंटल आना खत्म हो गया, जारी बात है। इन दिसंबर 2024 द टेनेंट किराएदार मेड अ डिलेड पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ जून एंड जुलाई। किराएदार जून और जुलाई का किराया देके गया दिसंबर 2024 में, यानी 2025 में। अली रिसीव्ड आफ्टर द प्रॉपर्टी हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। अली ने ये पैसे रिसीव किए प्रॉपर्टी बिकने के बाद। तो हमने कहा था अगर एक सोर्स ऑफ इनकम से इनकम आनी बंद हो जाए तो बाद में भी अगर इनकम आ जाए तो समझा जाएगा वो सोर्स ऑफ इनकम खुली थी। तो बजाहिर ये इनकम तो टैक्सेबल है, लेकिन सवाल है कि शुड इट बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल इन 2024? तो जवाब है नो, इट इज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड एंड इट इज रिसीव्ड इन दिसंबर 2000। So it is taxable in 2025, not in 2000। और 2024 का साल कब खत्म हो गया था? 30 जून 24 को। और ये पैसे कब आए हैं? पैसों का देखा जाने कि पैसे कब आए। कितने लोग ये लिख के आए थे कि 2025 की इनकम है, 24 की नहीं है? कितने लोग बात चुप करके लिखा थे कि इसको डाल दो इनकम में? हाथ खड़ा करें। आगे चलें। अहमद फोत हो गया है, उसने PKR 20 मिलियन छोड़ा है, उसकी टैक्स लाइबिलिटी है 3 मिलियन, और एज पर हिज विल्स स्टेट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच हेयर।
अब क्या करें, 20 मिलियन इनको पहले दे दें या 20 मिलियन में से पहले टैक्स? तो वो प्रोविजन थी ना, टैक्स शैल बी हैज अ फर्स्ट हैक ऑन द रिसीव्ड स्टेट, तो बाकी 17 मिलियन को आपने इन तीनों पे तकसीम कर देना था। अच्छा, BKL इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी लॉ। आज वाला कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जा रहा, पब्लिक प्राइवेट, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पूछा जा रहा है। बाहर आ जाओ, वापस आ जाओ, चैप्टर 4 में आ जाओ। BKL इज नॉन लिस्टेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी लॉ। ऑल ऑफ द शेयर होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स। शेयर होल्डर्स को तो देखा नहीं जाता, डायरेक्टर्स को देखा जाता है। The control and management of the affairs was present in America from 1 जुलाई 2024 to 30 जून 2000। भाई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं देखा जाना, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उस कंपनी का देखा जाता है जो पाकिस्तान के अंदर कंपनी रजिस्टर नहीं हुई हुई। तो इस कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आपने नहीं देखना था माय डियर। इस कंपनी में आपने ये जवाब दे के आना था कि एज इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, देयरफॉर इट इज अ रेजिडेंट कंपनी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां है, क्योंकि जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हो गई वो हमेशा क्या बन जाएगी। तो कितने लोग कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के चक्कर में पड़ गए थे? देवानों ने, देवानियों ने। आगे तो आसान था ना उस्मान, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। LLC वॉज इनकॉर्पोरेटेड लिमिटेड कंपनी है यूके में, इसका फिर देखना पड़ेगा कि इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ है। ये तो आसान था ना। और शाहिद IT मैनेजर है, यूके बेस्ड कंपनी का, वॉज सेंट टू पाकिस्तान। इसको आपने नॉन सिटीजन नहीं एज्यूम कर लिया था? नॉन सिटीजन ही था। क्यों सिटीजन क्यों नहीं था? आमतौर पे यही लग रहा है ना कि शाहिद वॉज सेंट टू पाकिस्तान, इसका मतलब है पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान पहली दफा आया शायद, तो इसको सिटीजन तो एज्यूम नहीं किया था आप लोगों ने। बेहतर है कि नॉन सिटीजन है। तो तीसरा क्राइटेरिया लगना ही नहीं था, फिर लगाना कौन सा था? सिर्फ पहला क्राइटेरिया। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही है? चलें जाएं।